टॉपिक में क्या बोला जा रहा है कि डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। सबसे पहले मुझे तुम लोग बताओ कि बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट था, जब कॉपी देख के आप लोग देखिए जरा, बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट था उसने क्या बताया था। वो मैंने बोला था कि बोर ने बस क्या किया था, हाइपोथेसिस दे दिया था, याद है ना, हाइपोथेसिस दे दिया था। उसका कोई ना मैथमेटिकल प्रूफ था उनके पास, ना कोई उनके पास थियोरेटिकल प्रूफ था। वो जस्ट अपना रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में ही वॉज वर्किंग देयर एंड ही थॉट वेरी डीपली लाइक ए सेंट एंड कम अप विथ 3 पॉस्टुलेट्स, जिसमें सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, याद है, देखो जरा क्या बताया था उन्होंने, हाँ, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। बस बोल दिया, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। तो ये याद है, एज पर द बोर सेकंड पॉस्टुलेट व्हाट ही पोस्टुलेटेड कि योर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये चीज जो थी उनका पॉस्टुलेट था। तो इसको फिर देखो, डी ब्रॉय जब आए तो डी ब्रॉय ने क्या फॉर्मूला दिया था, डी ब्रॉय ने कॉन्सेप्ट बताया मैटर वेव का। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो आपका रेडिएशन होता है वो बेसिकली क्वांटम के रूप में चलता है, उसकी एनर्जी बताया। लेकिन जो तुम्हारा डी ब्रॉय ने क्या बोला कि उसी थियरी के बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो कोई मैटर होता है, और मैटर भी मैंने बोला था कि बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हम आप दौड़ रहे हो तब भी दिखेगा आपको वेव। तो उन्होंने बोला कि एनी मैटर वेव, एनी मैटर इज ट्रेवलिंग विथ एनी स्पीड, इट बेसिकली जनरेट्स अ वेव दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, डी ब्रॉय वेव, जिसका फॉर्मूला क्या दिया गया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p क्या था हमारा, मोमेंटम, h/mv, याद है ये। इसी को हम बोला गया था, ये दैट वाज कॉल्ड मैटर वेव। मैटर वेव मतलब एक ऐसा वेव जो कि मैटर के चलते हो रहा है जनरेट। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल अगर बहुत ही फास्ट स्पीड से चल रहा है तो वेव की तरह आपको दिखेगा। याद है ना, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अब ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस में चारों तरफ घूमता है, ये न्यूक्लियस है आपका, और इसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल जो जानते हैं हम लोग, नोन, और बहुत ही हाई स्पीड से इसकी स्पीड भी निकाला गया अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज में। इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल में निकाले गए थे, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10⁶। तो सो देयर इज वन सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज ट्रेवलिंग विथ वेरी हाई स्पीड, यस या नो। So basically it's a particle traveling, but you can say as per the de Broglie basically there is a wave traveling। तो यहाँ पे ये वेव ट्रेवल कर रहा है, यस या नो। अब ये वेव देखो क्या होता है, जब वेव ट्रेवल करेगा तो ये कंप्लीट एक वेवलेंथ बनाता है। देखो ये अगर ट्रेवल कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा ना कि कहीं से शुरू करेगा ख़त्म कहीं और करेगा, एकदम यूनिफॉर्मली एक वेव। ये बेसिकली जो वेव जो कन्फर्म, ये मैं कह रहा हूँ कि एकदम एक सीक्वेंस में चलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को याद है 11th में जो वेव थियरी, वेव जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारा कोई भी स्टैंडिंग वेव जो होती है, याद है ना, स्टैंडिंग वेव, कोई स्ट्रिंग को, जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं तो गिटार जब बजाते हो तो गिटार आपका ऐसे वाइब्रेट करता है, इसको सिंगल नोट बोलते हैं। अगर आपने ऐसे किया है इसका मतलब इसमें एक नोट एक्स्ट्रा बन गया बीच में, याद है ये। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर घूम रहा है तो ऐसे समझो कि ये पार्टिकल गया और सेम पार्टिकल, जैसे यहाँ देखो क्या होता है, एक वेव ये बनता कैसे था, एक वेव हमने इधर ट्रेवल कराया था और ये रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरी वेव, और बाद में एक सिंक्रोनाइज करके ये तुम्हारा रेजोनेंस के स्टेज में ये तुम्हारा स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। तो यहाँ भी ये वेव समझो यहाँ से गई और आपस में सेम लूप में चल रही है, तो रिफ्लेक्शन और जो भी हो रहा है इसके चलते व्हाट वी कैन से कि ये एक स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगी। मतलब एक लूपिंग इसकी कंप्लीट हो रही है, पूरी एक लूपिंग कंप्लीट हो रही है। समझ में आया ये? तो 2 चीज़ बोला गया, एक तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी ब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट अगर ट्रेवल करेगा तो इट विल बिहेव एज ए मैटर वेव, और दूसरा एक क्लोज सर्किट में घूम रहा है तो इट्स लाइक इसके एंड फिक्स है,
इसी एंड में चलना है। तो जब भी कोई दो एंड फिक्स कर देते हो तो जो वेव बनती है ये स्टैंडिंग वेव बनती है। तो ये तुम्हारा स्टैंडिंग वेव की तरह आपका ट्रेवल कर रहा है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल रहा है ये, देखो ध्यान से, कितना डिस्टेंस चल रहा है ये अपने रेडियस के बराबर चल रहा है, ये पूरा एक पेरीमीटर के बराबर 2πrn। मान लो रेडियस आपका जिसमें भी ट्रेवल कर रहा है वो उसका रेडियस rn है, तो टोटल लेंथ कितना ट्रेवल कर रहा है 2πrn। अब अगर इस वेव को कंप्लीट करना है तो ये n इंटू लैम्डा के बराबर होगा, तभी तो स्टैंडिंग वेव बन पाएगा। लैम्डा के मल्टीपल में होगा ना, आधा लैम्डा 2 लैम्डा तो होगा नहीं, मतलब हाफ लैम्डा 1/4 लैम्डा। इट हैज़ टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैम्डा। यहाँ तक समझ में आया सबको, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो 2πrn आपका n लैम्डा के बराबर। अब लैम्डा की वैल्यू जरा यहाँ से रखो, देखो क्या आ रहा है, h/p, तो मतलब h/m इंटू वी। m इंटू वी इधर ले आओ, rn। देखो कितना ब्यूटीफुल इस मैथमेटिकल एजम्पशन से जो उन्होंने दिया था हाइपोथेसिस, यही आपका क्या होता है mvr। दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज योर l इज इक्वल टू nh/2π। देखिए कितना छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ था, लेकिन इस प्रूफ को बोर ने क्या किया था, ये इसको विजुलाइज किए थे। उनको ये नहीं पता था कि ये आगे चल के डी ब्रॉय ऐसे करने वाले हैं, क्या चीज़ है। उन्होंने बस ये देखा कि ऑब्जर्वेशन से कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये आपका थियरी है कि आपका जो बोर सेकंड पॉस्टुलेट के बेसिस पे तुम्हारा डी ब्रॉय ने इसका एक्सप्लेन किया था। समझ में आया चीज़। हाँ, तो इसकी लिमिटेशन देखो क्या कुछ लिमिटेशन है। जो पहला इसको बोला गया लिमिटेशन, हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब ऐसे एटम जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, H हो गया, दूसरा क्या था हमारा हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम मतलब He+, हाँ डबली आयोनाइज्ड योर लिथियम। तो इस तरह के एटम जिसको हाइड्रोजेनिक एटम बोलते हैं ना, उस पे बोर मॉडल अच्छे से काम करता है। उसके अलावा कोई भी और कॉम्प्लेक्स एटम पे जाओगे तो इनका थियरी काम नहीं करता है। ठीक है, देखो इसका रीज़न क्या है, छोटा सा रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो फोर्स लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्यों लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते लिया था। तो जब सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन मान लो उसमें कई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सन भी तो कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि केवल एक सेंटर है और एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और घूम रहे हैं, तो मल्टीपल लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो वो सब फोर्स को तो इन्होंने कुछ काउंट कहीं पे मतलब नोटिस तो किया नहीं है, इसीलिए जो भी कॉम्प्लेक्स जो एटम्स हैं उसमें ये थियरी इनकी फेल हो जाती है। समझ में आ गया ये, तो इसको लिख लो। जो दूसरा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो देखे होगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारी मिल रही थी डिफरेंट बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, लाइमन, उसमें फ्रीक्वेंसी को तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया, लेकिन ये क्या देखने को मिला था कि कुछ जो उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसकी इंटेंसिटी कम थी, किसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। समझ में आया। तो इंटेंसिटी वाला पार्ट इनके कहीं लॉजिक में नहीं है, तो इंटेंसिटी पार्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड या ही कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। जो इंटेंसिटी मतलब डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन हैज़ ए डिफरेंट इंटेंसिटी, जैसे कुछ ब्राइट है, कुछ हल्का सा लाइट है, कुछ डार्क है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी को ये चीज़ आपका डिफाइन नहीं कर पाया था। समझ में आया दोनों लॉ, दोनों लिमिटेशन क्या है इनके। तो जब बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाए तब क्या, तो आगे चल के जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, आप लोग बीटेक में अगर जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एटम के जो तुम्हारे स्पेक्ट्रल लाइन उनकी इंटेंसिटी, वो चीज़ तुम्हारी विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी समझाई जाएगी। ठीक है।